Now in this slide we are going to discuss about the primary pollutants and the secondary pollutants और as per origin हम जो देख रहे हैं कि कैसे होंगे। तो प्राइमरी मीन्स प्राथमिक प्रदूषक और सेकेंडरी मीन्स द्वितीयक प्रदूषक। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होंगे, जो एयर में डायरेक्टली एंटर हो जाते हैं किसी भी पॉइंट सोर्स से, जो प्राइमरी हैं, जो आपस में जिनका और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट में आते हैं क्योंकि इनके इससे छोटे कण नहीं बन सकते और ये डायरेक्टली हमारे हवा में जुड़ जाते हैं और हवा को ख़राब कर देते हैं। बट अगर दो या दो से ज़्यादा प्राथमिक प्रदूषक प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कंबाइन कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, तो वो एक बड़ा पोल्यूटेंट बना देते हैं। तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। लाइक पैन का क्या मतलब होता है, पैरोक्सी एसाइल नाइट्रेट। इसमें क्या होगा कि पैरोक्सी, इसमें ऑक्सीजन भी आ गया, नाइट्रेट का ग्रुप भी आ गया, तो दो तीन पोल्यूटेंट ने आपस में इकट्ठे हो गए। इसी तरीके से आपने स्मोक सुना होगा, 9th-10th में भी सुनते होगे, लंदन स्मोक या कोई भी स्मोक क्या होता है, स्मोक प्लस फोग। यानी कि जो फोग में केमिकल्स हैं, जो ऑक्सीजन कार्बन के साथ, उसके साथ स्मोक जुड़ गया। स्मोक में क्या हो सकता है, SO2 भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, कोई भी केमिकल हो सकता है, तो वो स्मोक बन गया। तो स्मोक एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ठीक है। अब इन पोल्यूटेंट्स की हम क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या क्राइटेरिया, इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स और कहाँ से ये हमारी एयर में आते हैं। पहला है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एयर में होती है तो वहीं से वो हवा में आ जाता है और वो ब्राउनिश कलर की गैस होती है बेटा। और ये बहुत ज़्यादा हमारे जो सांस लेने वाली जो नली है, हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो हमारी श्वसन नली है, उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि जब जलता है तो वो ब्राउन कलर के धुएं से जलता है और वो हमारे को इरिटेट करता है। वो जैसे अब जो लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, अस्थमा है, उनको ये फील होता है। तो इसके सोर्स क्या है, पेट्रोल को जलने से या डीजल के या कोयले के जलाने से ये हमारी एयर में आ जाता है। फिर अगर आप ओजोन की बात करें, जो एक ग्राउंड लेवल का प्राइमरी पोल्यूटेंट है, जो स्मोक के अंदर होता है, वो कहाँ से आता है, वो आता है जब हमारी NOx, जो हमारी NOx एक गैस होती है, पोल्यूटेंट गैस होती है, वो प्रेजेंट होती है हमारे एनवायरनमेंट में। और जब ये सूरज की धूप के साथ पकड़ती है तो ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन के साथ जो जलाने पर हवा में आ जाते हैं, जैसे कि अभी आपने तूड़ी जलाई या आपने कोई अपना लैंड साफ़ किया, तो वहाँ पे VOC आ गए। तो VOC के साथ जब ये NOx मिक्स हो जाएगी ना, तो ये स्मोग बना देगी, ये ओजोन के साथ मिलकर तो एक तरह का स्मॉग बन जाएगा। तो ये व्हीकल से या इंडस्ट्री से या जलने से, कहीं से भी कोई जला हुआ प्रोडक्ट अगर आता है तो वहाँ से VOC आते हैं, इंडस्ट्री से VOC आते हैं और व्हीकल से NOx आते हैं, और दोनों सूरज की धूप में मिलकर क्या करते हैं, स्मोक बनाते हैं। फिर आ जाओ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत डेडली गैस है, जो हमारी ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी है उसको कम कर देती है। वो मैंने बताया था आपको कैसे करती है, कि जो हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारा पिगमेंट होता है, जो कैरी करता है ऑक्सीजन गैस को, उसको ये क्या करती है, उसके को ब्लॉक कर देती है। ये अपना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड बना लेती है, जिसमें वो ब्लॉक हो जाता है। और वो ब्लॉक हो जाएगा तो ऑक्सीजन को वो कैरी नहीं कर पाएगा हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन ने करना तो क्या था, ऑक्सीजन को कैरी बनाना था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर बना दिया क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में बना दिया एक इरिवर्सिबल कंपाउंड, जो टूटता नहीं है, जो ब्रेक डाउन नहीं होता, उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कम कर देगी कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाएंगे और डेथ हो सकती है। तो पार्शली इसका सोर्स क्या है, जहाँ पे भी कहीं कंबशन पूरा नहीं होता, तेल जल रहा है या कोई व्हीकल चल रहे हैं, तो वहीं पे सिंथेटिक कोई केमिकल बन रहा है, सिगरेट स्मोक हो रही है, तो वहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसीलिए आप कहीं पे कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है तो आप पैसिव स्मोकर हो गए। जो पैसिव स्मोकर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने नाक से, अपने मुंह से ले रहा है, तो उसके लिए बहुत हार्मफुल है, उसके फेफड़ों के लिए, उसके लंग्स के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल है, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में बन रहा है। वो इंसान स्मोक आउट कर रहा है तो वो उसकी बॉडी में इतना इफेक्ट नहीं आएगा उसका, वो पैसिव स्मोकर नहीं है, वो एक्टिव स्मोकर है, तो उसके लंग्स में नो डाउट निकोटीन और उसका इफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि उसको इफेक्ट नहीं हो रहा, बट उसके कंपैरिजन में, क्योंकि आप एक नॉन स्मोकर पर्सन है, तो आपका बॉडी में इफेक्ट जो होगा वो जल्दी शो होगा एज कंपैरिजन टू दैट।
देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी मैंने आपको बताया था, ये वैसे तो पोल्यूटेंट नहीं है पर ये ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि गर्मी बढ़ाती है। अगर पौधे नहीं लगाए हमने तो वो ये अवशोषित नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी और उसकी वजह से ये हार्मफुल इफेक्ट कोज करती है और ये जलने से प्रोड्यूस होते हैं। हम किसी भी चीज़ को जलाएंगे, जैसे कि फॉरेस्ट फायर की बात कर रहे थे, कोयले की बात कर रहे थे, या कोई भी चीज़ को हम जला रहे हैं तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। कंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो दोनों ही पोल्यूटेंट की तरह हम इसके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये भी प्रिकसर है, ये एसिड रेन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल जहाँ पे जलता है, कोयला ऑयल जलता है, वहाँ पर सल्फ़र होता है उनके एज ए इम्प्योरिटी और उसमें वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करके सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनाता है। फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये नाम सुना होगा आपने, ये एयर कंडीशन से या रेफ्रिजरेटर से हमारे एयर में आ गया, हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया, सिस्टम्स में ये एंटर कर गया, तो ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट कोज करता है, ओजोन लेयर डिप्लीट भी करता है। आगे है फिर लेड है हमारा, लेड हमारा पेट्रोल में होता है, एंटी नोकिंग एजेंट्स हैं इनकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये हमारी हेयर डाइज में या जो भी बैटरीज़ वगैरह घर में लगी रही होती हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा भी डीजल में होता है, इसमें इम्प्योरिटी की फॉर्म में होता है। पेंट वगैरह जो करवाते हैं उसमें भी लेड होता है। तो ये लेड जो है ना, ये हमारी मेंटल डिस्टर्बेंस कोज करता है, ये टॉक्सिक होता है बेटा। इसकी वजह से जो बच्चे वगैरह होते हैं छोटी उम्र के, उनकी लर्निंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ख़त्म होने लग जाती हैं, मेंटली रिटार्डेड होना शुरू हो जाते हैं बच्चे। टॉक्सिक होता है, ये लीवर को इफ़ेक्ट करता है, हमारी किडनी को इफ़ेक्ट करता है और ब्लड फॉर्मिंग सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है, ऑर्गन्स को भी। तो पार्टिकुलेट मैटर जो है ये नेक्स्ट हमारा है। ये पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, सॉलिड होता है और ये सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक की आपको साइज़ में मिलता है। अब हम ये सोचें कि हम घर में बैठे हुए हैं और हम घर में पोल्यूटेंट से बचे हुए हैं, नहीं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि पोल्यूटेंट्स जो होते हैं उसके हम क्या कर रहे थे, प्रकार कर रहे थे। तो एक तो हमने बताया गैशियस और पार्टिकुलेट, वो तो नेचर पे, स्टेट ऑफ मैटर पे आ गया। दूसरा मैंने आपको बताया प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट, वो ओरिजिन पे आ गया। अब ये तीसरी टाइप का पोल्यूटेंट है जो हमारा इंडोर और आउटडोर के नाम से जाना जाता है। ये हमारा पोल्यूशन होता है कि हम कहाँ पे हैं, ठीक है ना, एज़ पर अवर एक्टिविटी। तो एक्टिविटी बेस्ड पोल्यूशन अगर आपसे कोई पूछे एयर पोल्यूशन तो आप बताएंगे इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन जो है वो घरों में होता है, जो लोग मोस्टली अपना घर में टाइम बिताते हैं, 80 to 90% वो हाउस वाइफ्स हैं या बच्चे हैं, वो वर्क करते हैं, घर से काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं या घर में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्टेड है वो एक एनवायरनमेंट में, घर में। तो वो भी क्या है, एक्सपोज्ड हैं एक रिस्क में। जैसे उनके घरों में फर्नीचर है तो फर्नीचर से कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं, या वो वुड है, फ्यूल है। घर में कई बार क्या होता है कि भी हम चूल्हे की रोटी खाएंगे, या केरोसिन है वहाँ पर वो जलाते हैं, या कई बार हमारे घरों में अंगीठियाँ, सर्दी के दिनों में अंगीठी जलाते हैं, या लोग ठंड के लिए लकड़ी जलाते हैं तो वो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। कुछ आपने देखा होगा कि घर में और कुछ काम नहीं है तो सिगरेट या फिर बीड़ी पीते रहते हैं, तो वो भी इंडोर एयर पोल्यूशन कर रहे हैं। तो वो सारा जो है वो बच्चों को या वुमेंस को, जिनको भी वहाँ पर वो घर में रहेंगे तो वो धुआं वहीं रहेगा, तो ज़्यादा एक्सपोजर होगा। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड है इसमें ध्यान से देखो, कितने ध्यान से हमने घर का पिक्चर दिखा रखा है। तो घर में देखो, घर में एक गैराज बना रखी है, गैराज में अपने घर से जैसे आपके घर में आया तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड उसके से एग्जॉस्ट से निकल रही है। कोई पर्सन सिगरेट स्मोक कर रहा है तो वो 4000 केमिकल्स की जितना धुआं निकाल रहा है। घर में जो हमारी किचन है, उस किचन से हमारे बहुत सारे जैसे हम तेल जलाते हैं या हम उसके अंदर सब्जियां बनाते हैं किचन के अंदर, या कोई भी हम एक्टिविटी करें तो वहाँ से भी धुआं निकलता है। पूड़ी तल रहे हैं तो वो भी हमारे लिए क्या केमिकल है, तो जो लेडीज़ हैं उनको ये जाता है, उनकी बॉडी में जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारे अंडरग्राउंड लोग हैं, जो अंडरग्राउंड अपने काम करते हैं, जिन्होंने अपने बेसमेंट्स बना रखे हैं, तो वहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिसको आप रेडोन के नाम से जानते हैं। गैसेस इंक्लूडिंग, जिसमें पी लिखा हुआ है, इसमें नीचे देखो, ये नीचे मिट्टी के अंदर नीचे दिखा रखा है घर, उसके अंदर नीचे दिखा हुआ आप लिखा हुआ है गैसेस इंक्लूडिंग रेडोन स्लीपिंग थ्रू फाउंडेशन। तो ये भी रेडोन गैसेस या जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं रिलीज़ हो रहे हैं। केमिकल फ्यूम्स निकलती हैं जो हम प्लास्टिक पेंट्स लगवाते हैं या हम जो घरों में सॉल्वेंट्स रखते हैं उसकी वजह से। घरों में लोग केरोसिन रखते हैं, जलाते हैं, या लोग जो उनके जानवर होते हैं, जिनके घर में पेट्स होते हैं, उनके हेयर्स में और उनके उसमें भी क्या होते हैं, बहुत तरह के वो होते हैं। और फिर हम आजकल हेयर डाइज यूज़ करते हैं, कई लोग
कलर यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, तो वो जो जितने भी क्लिनजिंग प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल जो हमारी वॉश बेसिन में जो हम बर्तन धोते हैं या जो भी हम फ्रिज में कंटेनर्स रखते हैं, वो सब में क्या है, कोई ना कोई केमिकल है, वो भी हमारी हार्मफुल इफ़ेक्ट कोज करता है। तो जहाँ भी हमारी गैस है, स्टोव है, वहाँ पर धुआं निकल रहा है, वो भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये सारा इंडोर एयर पोल्यूशन है। फिर जहाँ बाथरूम होगा, अटैच होगा आपकी बेडरूम के साथ, सबसे ऊपर देखिए ग्रीन कलर का आपका बेडरूम है, जहाँ पे उसके साथ में आपको एक वॉश बेसिन दिख रहा है, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका टॉयलेट है, टॉयलेट में आपके मोल्ड्स, बैक्टीरिया, केमिकल, ये सब चीज़ें साथ में रहती हैं। तो इस तरीके से घर में हम कहीं पे भी बचे नहीं हुए हैं। हम घर में देखा जाए तो हम टोटली पोल्यूशन के साथ हैं, ठीक है ना। तो इंडोर एयर पोल्यूशन और आउटडोर एयर पोल्यूशन, उसके बाद ही क्या क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे हमारे आउटडोर एयर पोल्यूशन के, तो आपको पता ही है, इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल्स हैं, जो भी हम डायरेक्टली एक्सपोज हो रहे हैं। आप बाहर रहते हो, जो लोग कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान ट्रैफिक इंस्पेक्टर है तो वो 300 गुना ज़्यादा तार ले रहा है एक नॉर्मल पर्सन की कंपैरिजन में, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन की जगह पे खड़ा है, तो सारा धुआं वो ले रहा है। अगर वो मास्क नहीं लगा रहा या वो डायरेक्टली तो उनके लंग्स में वो जा रहा है ना। तो वो आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स भी हैं, जिसमें इंडस्ट्री का धुआं, ट्रांसपोर्टेशन का, एग्रीकल्चर का, सब वो मिक्स हो जाता है। अब हमारी मेन चीज़ आती है कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या हमें अफेक्ट करता है। तो ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, कुछ एनिमल्स को, प्लांट्स को, मटेरियल्स को और एनवायरनमेंट को, सबको अफेक्ट करता है। एक एक करके सारों के ऊपर बात करते हैं। पहले हम अपनी ह्यूमन हेल्थ की पर बात करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन इसके तभी पढ़ रहे हैं ना क्योंकि हमें अफेक्ट करता है ये। तो मेन प्रॉब्लम हमें क्या होती हैं, आपको बताया, अस्थमा मैंने बताया था, फीवर हो जाता है, एलर्जिक डिजीज़ हो जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है। फिर कई लोगों को इरिटेशंस होती हैं, अगर वो जाते हैं बाहर तो उनके आँखों पे, नोज़ पे, थ्रोट पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, इरिटेशन हो जाती है, या उनको सर में दर्द होने लग जाता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, कोई उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, उनका कोऑर्डिनेशन लॉस होने लग जाता है। अगर ज़्यादा देर तक हम एक्सपोज रहते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है, वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। हमारी डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को। लंग कैंसर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लंग्स जो है वो सांस की एक तरीके से हमारा घर है, कि मतलब सारी जो हमारी धुआं वगैरह वो लंग्स में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा लंबे समय अगर हम ऐसे धुएं में रहते हैं, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर में रहते हैं, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय के लिए एक्सपोजर हो रहा है, तो लंग कैंसर होता है। ये नहीं कि आप अभी कॉलेज आ रहे हो थोड़े टाइम के लिए तो आपको हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इट टेक्स टाइम, वो डिपेंड करता है कि आपका कितना एक्सपोज़र है, कितने घंटे का एक्सपोज़र है, आपकी सेंसिटिविटी क्या है, तो बहुत एज पे, सेक्स पे, और मतलब हमारी अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट पे भी डिपेंड करता है बेटा। उसके बाद है, इट लोअर्स अवर रेसिस्टेंस टू कोल्ड्स एंड न्यूमोनिया। अगर हमारे को ये कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो इतनी वीक हो जाती है कि हमारे को इवन कब सिर्फ जुकाम होगा ना तो वो भी हमें इफ़ेक्ट करेगा, न्यूमोनिया हो जाएगा, हमारे लंग्स में पानी भर जाएगा, वो बहुत इफ़ेक्ट होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम कर देता है, तो हमारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, सोचने की क्षमता होती है, हम कंफ्यूज रहेंगे, सोए सोए से रहेंगे, परेशान से रहेंगे, वो हमारा करता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या करता है, ये हमारी लंग्स को ख़राब करता है, ये उसमें लंग्स में आवाज़ सी आने लग जाती है, या शॉर्टनेस हो जाती है, हमारी ब्रेथ छोटी हो जाती है, क्रोनिक डिजीज़ हो जाती हैं हमारे को, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, या हमारी ब्रेन पे, लीवर पे, किडनी पे, या जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे, लीवर, नर्व्स हैं, इन पे इफ़ेक्ट होता है। और ये लेटर होता है, हम सभी को होता है आजकल, ओल्डर एज में ये कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाता है, क्योंकि हमारी अब लंग्स जो है वो संभाल नहीं पाते इन्फेक्शन को या इस प्रॉब्लम को। तो और कुछ लोगों को जल्दी होने लग जाता है क्योंकि केमिकल ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे आर्सेनिक, एस्बेस्टोस, मरकरी, बेंजीन। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम करते हैं। जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, या जो लोग पटाखा बना रहे हैं, या जो लोग केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, धूप बना रहे हैं, या कपड़ा बना रहे हैं, कपड़े की रंगाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के पास ये केमिकल ज़्यादा जाता है, तो उनके फेफड़े जल्दी ख़राब होते हैं। फिर प्लांट्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्ट ऑन प्लांट, मैं आपको देखो बिल्कुल बुलेटेड फॉर्म में एक एक उसमें दे रही हूँ, जिसको आप बाद में लिख सकते हो, अपने उसमें सुन के साथ साथ भी लिख सकते हो। जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये हमारी ही बॉडी को नहीं, प्लांट्स की बॉडी को भी इफ़ेक्ट करते हैं। कि जो स्टोमेटा होता है ना, जैसे हमारे अंदर सांस लेने के लिए मुंह ओपनिंग है, नोज़ के थ्रू हमारे लंग्स में जा रहे हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी जो पोल्यूटेंट होते हैं, SOx है, NOx है, ये जो गैसेज हैं, जो हार्मफुल गैसेज हैं, ये जो पौधों के लीव्स होते हैं उनके नीचे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, इनको स्टोमेटा बोलते हैं। हिंदी में
मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, पर पौधों के अंदर आपने देखा होगा बीन शेप, किडनी शेप स्टोमेटा होता है, जिससे हवा का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो दिन के टाइम ये खुले रहते हैं, रात को बंद हो जाते हैं, तो स्टोमेटा के थ्रू ये सारा जो पोल्यूटेंट है ये अंदर चला जाता है। अब ये अंदर चला जाएगा तो ये क्या करेगा, जो क्लोरोफिल है उसको ख़राब करेगा, फोटोसिंथेसिस को कम करेगा, क्यूटिकल है जो जो उसका पानी है उसका ख़त्म कर देगा, पानी कम हो जाएगा, लीव्स के अंदर जो वैक्स की लेयर होती है ऊपर वो कम हो जाएगी, उस पर मिट्टी लग जाएगी तो और ख़राब हो जाएगा, उसकी लीव्स हरे रंग की ना होके कम कलर की होने लग जाएंगी, लाइट कलर हो जाएगा, क्लोरोसिस होना शुरू हो जाएगा। क्लोरोसिस का मतलब है रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल पिगमेंट का ख़त्म होना, उस टिश्यू का मरना। नेक्रोसिस भी एक बहुत गंदी बीमारी है प्लांट के अंदर, जिसमें उसका स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो जाएगा। अब देखो, अगर लीफ ही ना हो किसी पौधे में तो क्या पौधा चलेगा? नहीं। लीफ क्या है बेटा? फूड फैक्ट्री। जैसे घर में हमारी किचन है, अगर हमारी किचन में सब कुछ प्रॉपर है, खाने के लिए सब कुछ इंतज़ाम है, तो आप रह सकते हो, आप कई टाइम आपको खाने पीने की तो चिंता नहीं है ना, ठीक है, बॉडी आपकी मूव करेगी, काम एक्टिविटीज़ करोगे आप। बट अगर वैसे ही प्लांट के अंदर उसकी फूड फैक्ट्री, उसकी जो लीव्स हैं उन पर अटैक हो जाए, या लीव्स ख़त्म हो जाए, उनको नेक्रोसिस हो जाए, तो क्या वो काम होगा? नहीं, वो पौधा मर जाएगा कुछ टाइम के बाद। एब्सेशन हो जाएगा, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स मुड़ी रहेंगी, ड्रूप रहेंगी, चाहे कितना ही पानी दे दो आप उनको, कितनी ही उनके लिए वो उसमें न्यूट्रिएंट्स दे दो। ये एक प्रॉब्लम होती है जो पोल्यूशन की वजह से होती है। देन एपीनास्टी एक मूवमेंट होती है, नास्टिक मूवमेंट्स होती हैं बेटा। पौधों में तीन तरह की मूवमेंट्स होती हैं, आपने देखा होगा। एक तो होती है ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, एक नास्टिक मूवमेंट होती है। ट्रॉपिक होता है मतलब उसकी तरफ, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे पौधों की जो जड़ें हैं वो ज़मीन की तरफ जाती हैं, तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं, तो मतलब जो उसको लाइक करती हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। और नास्टिक मूवमेंट्स होती हैं उसके अगेंस्ट होती हैं, कि वो भाई हाँ अब जैसे डाउनवर्ड कर लेंगे, हम नहीं चाहते, तो पौधा नहीं चाहता कि उसकी जो लीव है वो मुड़ जाए, क्यों मुड़ेगी तो क्या होगा, उस पर सूरज की धूप नहीं लगेगी, उस पर एक्टिवेशन नहीं होगा, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, तो खाना नहीं बनाएगा, फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट होगा और वो पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अल्टीमेटली अगर ये सारे इफेक्ट्स होंगे तो धीरे धीरे पौधा मर जाएगा, डेथ हो जाएगी। ये देखो, ये सारे इसके इफेक्ट्स दिखा रखे हैं। ये जो ये वाली पिक्चर है ये क्लोरोसिस की है, इसमें लाइट इंजरी, मॉडरेट इंजरी, हैवी इंजरी इस तरह की आपको दिख रही हैं। फिर ये एनिमल्स पे क्या क्या इफ़ेक्ट है, एनिमल्स पे पहले मटेरियल का लिखा हुआ है मैंने, देखो कि मटेरियल फेड हो जाएंगे, उस पर कोरोजन हो जाएगा, या उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाएंगे, पेंट ख़राब हो जाएगा। फिर ये मछलियाँ मर जाएंगी, पानी के अंदर होंगी तो SO2 और NO2 की वजह से कोरोजन हो जाएगा, जो स्टैचूज़ हैं वो ख़राब हो जाएंगे, मार्बल ख़त्म हो जाएगा। उसका जीता ज़्यादा एग्जाम्पल आपके पास है जो हमारा ताजमहल है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा एसिड रेन की वजह से वो ख़राब हो रहा है। एयर पोल्यूटेंट रेन वाटर के साथ मिक्स होकर एसिड रेन कर देता है, और एसिड रेन की वजह से जो वाटर बॉडी है उसमें जो कार्बन कंटेंट है, ये जो एसिडिक कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, मछलियाँ मर जाएंगी। ओजोन की वजह से क्रैकिंग हो जाएगी रबड़ में। एनवायरनमेंट में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, मैंने आपको बताया था कि स्मोक होना शुरू हो जाएगा, स्मोक होने की वजह से आपका विजिबिलिटी कम हो जाएगी, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर डिप्लीशन करेगा, तो हमारी ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। फिर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी की कुछ स्टैंडर्ड हैं, क्या क्या हमारी एयर की क्वालिटी होनी चाहिए, इसमें कितनी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा पोल्यूटेंट है, ये 6 पोल्यूटेंट्स दे रखे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या रेस्पिरेबल। तीसरे नंबर वाला क्या बता रही हूँ, रेस्पायरेबल, R से रेस्पायरेबल, S से सस्पेंडेड, P से पार्टिकुलेट, M से मैटर। रेस्पायरेबल जिसको हम सांस के थ्रू अंदर ले जाते हैं, जिसका इतना छोटा साइज होता है, लेस देन 10 माइक्रोग्राम मीटर, यानी कि 1 मीटर का 10 की पावर -30वां हिस्सा, इतना छोटा होता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन को खींच रहे हैं अपने अंदर, तो ऑक्सीजन के थ्रू वो हमारे अंदर चला जाता है, तो वो रेस्पायरेबल वाला। और SPM जो है वो हमारा वो है हमारा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। लेड जो है वो हमारा लेड वाला मटेरियल जो हमारा है वो भी हमारा एनुअल एवरेज पे देख रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड देखें तो इंडस्ट्रियल एरिया में के लिए अलग स्टैंडर्ड है, रेजिडेंशियल एरिया के लिए अलग स्टैंडर्ड है, सेंसिटिव एरिया के लिए अलग स्टैंडर्ड है। ये आपको पता होनी चाहिए कि हमारी एयर क्वालिटी के लिए क्या क्या हमारे लिए, यानी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो रेजिडेंशियल का है,
और अगर आप सेंसिटिव हैं तो इससे भी कम होना चाहिए। मतलब रेजिडेंशियल एरिया में 60 माइक्रोग्राम होनी चाहिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी और सल्फर डाइऑक्साइड भी, और 60 ही होनी चाहिए रेस्पायरेबल वाली। अगर हम 24 आवर्स के बेसिस पे देखें तो वो 100 हो जानी चाहिए। SPM 140, लेड 0.75 और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 2 होनी चाहिए। और एनुअली अगर हम देखें 24 घंटे के हिसाब से वो 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो एनुअल एवरेज क्या होती है, जिसमें हम एनुअली मतलब 365 दिन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, एनुअल ले रहे हैं ना, तो उसमें 104 मेजरमेंट करते हैं हम साल के अंदर, और 2 बार 24 घंटे की यूनिफॉर्म इंटरवल पे देते हैं। और 24 घंटे वाली एवरेज जो होती है वो 24 घंटे डिवाइडेड बाय 8 घंटे, यानी कि 98% हमारी टाइम ऑफ द ईयर को देखते हैं, जिसमें 2%, मतलब ये एक साइंटिफिक वेज हैं जिनके थ्रू हम 24 घंटे की वैल्यूज़ या एनुअल एवरेज वैल्यूज़ लेते हैं। अब इस वैल्यू से हमें क्या पता लगता है कि हमारी जो हेल्थ है वो क्या इफ़ेक्ट होगी, वेजिटेशन कितनी इफ़ेक्ट होगी, प्रॉपर्टी क्या इफ़ेक्ट होगी। अगर ज़्यादा वैल्यू आ रही है, हाई वैल्यू आ रही है, तो गैसेस ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। अब हमारे को मेनली काम क्या करना है, मेन काम करना है उसके कंट्रोल पे, कि हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है। कंट्रोल ज़रूरी है ना, तो कंट्रोल करने के लिए हम इंडस्ट्रीज़ को बंद तो नहीं कर सकते। हाँ, हम वहाँ पर लो सल्फर वाला कोयल यूज़ कर सकते हैं, कोयला ऐसा यूज़ करें जिसमें सल्फर ही ना हो, तो SOx नहीं बनेगा या NOx नहीं बनेगा। या हम अपने व्हीकल्स हैं उनको कम यूज़ करें, बीच बीच में उनका क्या कर दें हम, जैसे उनको यूज़ ना करके हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, मास ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, बाइसिकल्स यूज़ करें, या लेस पोल्यूटिंग सिस्टम पे चले जाएं जैसे CNG वगैरह पे, ताकि ज़्यादा पोल्यूशन ही ना हो। ट्रीज़ लगाएं दिवाली पे, या हम जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम कम से कम पोल्यूशन करने की कोशिश करें। ठीक है, और कुछ डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस के थ्रू भी हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे साइक्लोन सेपरेटर देखो, साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है, किस तरीके की मशीन होती है जिसमें हम नीचे से हवा डाल रहे हैं, गंदी हवा को साइड में नीचे दिख रहा है, ये कंसनट्रेटेड एयर, जहाँ पे एरो बन रहा है कंसनट्रेटेड एयर का, यहाँ पे मैं हवा डाल रही हूँ दिस वीडियो में। और उसके बाद मैंने जैसे ही हवा डाली तो ये क्या होगी, गोल गोल घूमेगी एक साइक्लोन की तरह। साइक्लोन घूमन की देखा होगा ना आपने, चक्रवात घूमता है जैसे, तो वो घूमते घूमते साइड में, जो इस मशीन की साइड में मिट्टी को जोड़ती जाएगी। मिट्टी क्या होगी, साइडों में जमा हो जाएगी, जो आपको दिख रही है कि इस मशीन के साइड में डार्क कलर दिख रहा है। और उसके बाद वो जो मिट्टी है वो नीचे चली जाएगी, और जो क्लीन एयर है वो हल्की हो जाएगी क्योंकि उसमें से डस्ट निकल गई, तो वो ऊपर से निकल जाएगी। इस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर दूसरा है हमारा बैग हाउस फिल्टर, ये इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें ये बड़े बड़े बैग बना दिए फैब्रिक के, फैब्रिक समझते हो, कपड़े के बैग बना दिए, जिसमें क्या होगा, अब यहाँ से डस्टी एयर डाली ब्राउन कलर जगह से, और उस बैग से वो पास करेगी। ऐसे लंबी सारी रो होगी, 50-25 बैग लगे होंगे, और उसके बाद वो उनमें से पास करेंगे, एक से दूसरे से तीसरे से। तो जो मिट्टी है वो बैग में लग जाएगी, कुछ नीचे गिरती जाएगी जैसे जैसे हवा चलेगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, वो हवा जब हल्की हो जाएगी तो वो ऊपर के जो पार्टीशन है वो बैग में से पास होने के बाद ऊपर में से निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। तो हमारी एक एजेंसीज़ बनी हुई हैं, सरकार ने कुछ एजेंसीज़ बनाई हुई हैं नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए। और वो क्या, उनका प्रोग्राम चलते रहते हैं, वो जगह जगह जाके ये मशीन्स को लगाते हैं और वहाँ पर एयर को साफ़ करते हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, वैसे ही ये NAP प्रोग्राम है, NAP प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत 342 ऑपरेटिंग यूनिट्स जो हैं वो चलती हैं स्टेट्स में, और 127 यूनिट्स जो टाउन्स में चल रही हैं। जो 26 स्टेट्स हैं उन यूनिट टेरिटरीज हैं, इसमें ये इन्होंने एक नेटवर्क सा बना रखा है जिसमें ये ऐसे मतलब मॉनिटरिंग का काम करते हैं, और एयर पोल्यूशन के रिमूव करने के लिए ये डिवाइसेस को लगाते हैं, ताकि अलग अलग लोकेशंस पे, ताकि वहाँ पर एयर साफ़ हो जाए। और उसकी स्पीड को भी देखते हैं विंड की, और उसके बाद डिटेक्ट करते हैं कि क्या ह्यूमिडिटी है, क्या टेम्परेचर है, और उसकी क्वालिटी को देखते रहते हैं। जैसे मतलब आज 26 तारीख है तो आज की क्या है, 27 है क्या है, तो ऐसे वो मॉनिटर करते हैं। उनकी जो कुछ टीम्स बनी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद है वाटर पोल्यूशन, ये हम नेक्स्ट उसमें करेंगे क्लास में, ठीक है। वाटर पोल्यूशन के बारे में यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो आप बच्चे मुझे देंगे।